इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम एम्पेयर मैक्सवेल लॉ का इस्तेमाल करते हुए डिराइव करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ईएम वेव्स, यानी एक वेव की प्रोपेगेशन को जो मोशन जो इक्वेशन डिस्क्राइब करती है, वो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम एम्पेयर मैक्सवेल लॉ का इस्तेमाल करेंगे और उसको यूज करेंगे। पहले हम उस लॉ को अंडरस्टैंड कर लें या रिकॉल कर लें। तो वो लॉ हमें ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, अ, वो एम्पेयर लॉ हमें ये बताता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लेते हैं बेसिकली दैट इज बी डॉट डी एस इक्वल टू दैट कंटूर इंटीग्रल बी डॉट डी एस। ठीक है। अब ये जो आई है ये यहाँ पर कांस्टेंट करंट है, डीसी करंट है। तो अगर हम इसको एम्पेयर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अ, अगर हम इसको यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए विजुलाइज करें, तो उसके अंदर ये वेरिंग करंट और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। तो अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब है कि एम्पेयर लॉ अकेला जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर डीसी करंट या डीसी वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। हमें यहाँ पर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म चाहिए। तो मैक्सवेल ने चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जिस्टेंस पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दी थी, तो उसने जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनमें से ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे एम्पेयर लॉ कहते हैं। लेकिन मैक्सवेल ने इसके अंदर एसी करंट की जो टर्म थी, यानी कि आप यूं कह लेंगे दैट इज म्यू नॉट टाइम्स आई एसी एनक्लोज्ड, उसने ये टर्म इसमें ऐड की थी। और इसलिए इसको फिर कंप्लीटली उसकी करेक्शन के बाद वी कैन कॉल इट एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, या समटाइम्स इसको सिर्फ मैक्सवेल लॉ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये जो आई एसी है ये उसने कैसे ड्राइव किया था, पहले हम इस बात को समझ लें। तो जो ये जो एसी करंट है ये वहां उसने किस कंडीशन के अंदर इसको अज्यूम किया था। तो इंटरेस्टिंगली मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही फॉर्मूले यूज किए और उसने ये जो एसी करंट की जो वैल्यू है ये उसने फाइंड की। तो इसके लिए, यानी इस एसी करंट के लिए उसने जो केस स्टडी कंसिडर की, उसने एक कैपेसिटर कंसिडर किया। उसने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही रहते हुए हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है या जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो दोनों सूरतों में इसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज में चेंज चेंज आ रही होती है टाइम के साथ। यानी कि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दरमियान यहाँ पर Q ओवर T एग्जिस्ट करता है, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर आप चार्ज करेंगे तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, और अगर आप डिस्चार्ज करेंगे तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है ये कम होगा। और डेफिनेटली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल जो है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम के साथ इसका ताल्लुक है। तो यहाँ पर एक क्यू ओवर टी रेट जो है ना ये एग्जिस्ट करता है, और इसको हम कहते हैं करंट उर्फे आम में। और दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एसी करंट। उसकी रीजन ये है कि ये कैपेसिटर जो है ये अपनी प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। तो जब इसका जो है ये चार्ज अगर बढ़ रहा है, तो इसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, और अगर ये चार्ज कम हो रहा है तो इसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर टाइम के साथ एक टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। तो उसने बड़ी इंटेलिजेंटली कैपेसिटर की, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही एग्जांपल है, उसको यूज करते हुए उसने एसी करंट या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि फेरेडे लॉ ये कहता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कन्वर्सली एम्पेयर लॉ के मुताबिक चेंजिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करें तो फिर इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना चाहिए। यानी मैक्सवेल के मुताबिक कन्वर्स शुड आल्सो बी ट्रू। तो ये अगर एग्जांपल आप देखें तो ये कन्वर्स
एग्जांपल है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चेंज करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर उसने ये जो E/T है इसको उसने गास लॉ की मदद से विजुलाइज किया। किस तरीके से? ये कैपेसिटर है। अब गॉस लॉ हमें क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये किसी गाशियन सरफेस में से जो गुजर रहा है वो क्यू नॉट टाइम्स 1/ε0 टाइम्स द क्यू एनक्लोज्ड, यानी कि जो चार्ज उसने एनक्लोज किया हुआ है उसके बराबर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है, ये गॉस लॉ है। तो अब अगर मैं गॉस लॉ यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकती हूँ ना कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल गाशियन सरफेस जो कि इन प्लेटों को कवर कर ले, तो उसने इस किस्म का एक गाशियन सरफेस जैसे 3 डायमेंशनल कैविटी सी होती है, तो ये उसने अज्यूम की और ये जो कैपेसिटर है इसको उसके अंदर एनक्लोज कर दिया। ये गाशियन सरफेस था और उसने कहा कि यहाँ पर जो है ये इसने कोई फ्लक्स एनक्लोज किया हुआ है जो कैपेसिटर के क्रॉस चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन के ऊपर उसने गॉस लॉ अप्लाई किया। तो गॉस लॉ क्या था? फाई ई Q enclosed over एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं दोनों साइड्स पर इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये फाई ई बन जाएगा जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा और ये 1/ε0 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। तो डी क्यू बाई डी टी क्या है? ये करंट है। डी क्यू बाई डी टी का मतलब है कि ये एसी करंट है क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। तो ये आपका एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक किस्म का, जिसके अंदर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मौजूद है। और ये एसी करंट जो है ये एप्सिलॉन नॉट हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये देख लें, तो मैक्सवेल ने बहुत खूबसूरती के साथ गॉस लॉ का इस्तेमाल करके और कैपेसिटर की एग्जांपल देकर उसने एसी करंट की एक एक्सप्रेशन निकाली जो थी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। अब एम्पेयर लॉ में उसने ये इंसर्ट कर दी। एम्पेयर लॉ क्या था? बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, ये तो उसने दिया था, और यहाँ पर जो ये डीसी था। और अगर हम इसी तरह इसके अंदर एसी की टर्म यूज करें जो कि जैसे कि अभी मैंने लिखी थी एसी, तो आई एसी जो है वो यहाँ से 1 से हम 2 में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एम्पेयर मैक्सवेल लॉ कहलाएगा। बी डॉट डी एस म्यू नॉट आई डी सी प्लस म्यू नॉट, और आई ए सी की वैल्यू हमने यहां से डाल दी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये क्लियरली बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा किसी जगह पर तो वहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और इसी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो एम्पेयर लॉ जो है एम्पेयर मैक्सवेल लॉ में कन्वर्ट हो गया। अब अगर किसी जगह पर डीसी करंट की वैल्यू 0 है तो वहां पर सिर्फ ये एसी वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, और अगर किसी जगह पर एसी की वैल्यू 0 है तो वहां पर सिर्फ डीसी वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी। अब हमारे केस में जिसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर कर रहे हैं वहां पर चेंजिंग करंट है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर डीसी करंट वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, और मैक्सवेल लॉ एम्पेयर मैक्सवेल लॉ जो है वो सिर्फ हमारा राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि ये है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे और हम इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा प्रूव करेंगे जैसे कि अभी हमने फैराडे लॉ के लिए की थी। अब हम इस लॉ का यूज करेंगे और हम जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे फॉर ईएम वेव। तो उसके लिए एक तो ये हमारी दो एम्पेयर मैक्सवेल लॉ इज आवर मास्टर इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमने इस्तेमाल करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसमें इंसर्ट करके देखेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन एवॉल्व हो रही है। उसके लिए हम सबसे पहले एक वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको दोबारा से अज्यूम करेंगे उसी तरह जैसे पहले हमने की थी फैराडे लॉ के लिए।
और हम ये कहेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई डायरेक्शन के अंदर वेरी कर रहा है, वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, वाई और नेगेटिव वाई में। और ये इसके वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हमने ये जेड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जेड डायरेक्शन में है, जेड और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। और ये दोनों जो है ना ये आपस में क्या है, राइट एंगल के ऊपर है। तो ये राइट एंगल के ऊपर है। और ये खुद ये वेव जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी राइट साइड के ऊपर ये ट्रेवल कर रही है। और सपोज के ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है और उसके साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो अब हम जो, और ये जो वेव एक पॉइंट पी से गुजरी है, और अब हम स्लिट को जेड डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे। पहले हमने स्लिट वाई डायरेक्शन में अज्यूम की थी क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन देखनी थी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन देखेंगे जो कि जेड डायरेक्शन में है। तो हम स्लिट को जेड डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे और इसको उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। और हम ये फर्ज करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इस स्लिट के अंदर से गुजरी है, पॉइंट पी में से गुजरी है। और ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये ये इसकी एच है। और ये जो इसके ये एंड्स जो हैं, ये एंड्स इसके एक्स डायरेक्शन में हैं, तो ये डी एक्स है। और अब जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन को हमने सेंस करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा था तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को एवेलुएट करना चाहते हैं जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की चेंज को देखना है। तो जब वो लेफ्ट एज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो चूंकि ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये स्पेस के साथ वेरी कर रहा है। तो जब ये लेफ्ट एज से गुजरेगा तो ये बी होगा, और जब ये राइट एज से गुजरेगा तो उस वक्त ये बी, इसके अंदर कुछ इजाफा हो चुका है, सपोज ये बढ़ के बी प्लस डी बी हो गया है। और इसी तरह से अब आपने देखना है कि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है तो अब इसके साथ प्लस आ जाएगा, और ये जो है ये ये देखें ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। तो यहाँ पर इस के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड एम्पेयर लॉ की जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसी तरह इस लूप के लिए चार इंटीग्रल्स में कन्वर्ट होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके लॉन्गर एजिस से गुजर रहा है, और इसके जो शॉर्टर एजिस हैं एक्स डायरेक्शन में उनमें से मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजर रहा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही नहीं है एक्स डायरेक्शन के अंदर, वो सिर्फ जेड डायरेक्शन में है। तो हम इसके चारों साइड में जो ये दो अपर और लोअर जो हैं ये तो कोई इंटीग्रल नहीं होंगे, जीरो हो जाएंगे। और ये जो लेफ्ट और राइट वाले इंटीग्रल है इनको हम लिख लेते हैं। तो इसमें ये b डॉट डी एस ये लेफ्ट इंटीग्रल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एज है, और जो राइट हैंड साइड के एज से जब ये गुजरा है तो उस वक्त ये माइनस हो जाएगा, और ये b प्लस डी बी इंटू डी एस हो जाएगा। तो दैट इज एन एम्पेरियल लूप एक्चुअली, क्योंकि एम्पेयर लॉ अप्लाई हो रहा है तो एम्पेरियल लूप हमने कंसिडर की हुई है। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू एच, क्योंकि ds जो है इंटीग्रेट होकर h बन जाएगी, विच इज द लेंथ ऑफ दिस लूप इन z डायरेक्शन। ठीक है, और ये माइनस साइन के साथ है, और ये b प्लस डी बी, और यहाँ पे भी h आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे बी एच माइनस बी एच प्लस डी बी एच। तो ये इंटीग्रल का आंसर आ गया, इस इंटीग्रल का आंसर आ गया डी बी एच। तो लेफ्ट हैंड साइड एम्पेयर लॉ की हमने सॉल्व कर ली है, और दैट इज डी बी एच। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेट्स रिकॉल एम्पेयर लॉ अगेन। तो एम्पेयर लॉ क्या था, एम्पेयर मैक्सवेल लॉ इनफैक्ट, वो था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय
डी टी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम फॉर एग्जांपल 3 कह देते हैं। और अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो फाई ई जो है, ये आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो दैट वुड बी इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि ये उस लूप में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और लूप का जो एरिया है वो एच इंटू डी एक्स है, लेंथ इंटू विड्थ। तो अब हम राइट हैंड साइड पर ये दोनों जो हैं इनको हम एम्पेयर मैक्सवेल लॉ के अंदर पुट कर देते हैं 3 और 4 को। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी दैट इज डी बी एच, और राइट हैंड साइड थी एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी एच डी एक्स। तो एच तो दोनों साइड से हो गया कैंसिल, और ये डी एक्स हम ले गए दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई भी हमने लिखना था, डी ई बाय डी टी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई उसी ईएम वेव की, आ, जिसको पहले हमने फैराडे लॉ से कैलकुलेट किया था, अब एम्पेयर मैक्सवेल लॉ से ये ऐसे बन गई है। और इसमें क्लियरली ये बताया जा रहा है कि राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के साथ चेंज होगा। यानी एक की टाइम वेरिएशन और दूसरे की स्पेस वेरिएशन हमने लिख देनी होती है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो फैराडे लॉ वाली इक्वेशन हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। और अगर एम्पेयर लॉ से करेंगे तो हमारी ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी, जिसमें ई टाइम के साथ वेरी कर रहा है और बी जो है वो स्पेस के साथ वेरी कर रहा है। और चूंकि ये 3 डायमेंशनल वेरिएशन हो सकती है, यानी बी वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसी तरह ई जो है ये भी पार्शियली यानी कि टाइम के साथ इसकी भी 3 डायमेंशनल वेरिएशन हो सकती है। तो 3 डायमेंशनल वेरिएशन के अंदर फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन यूज करते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो चारों तरफ होती है, यानी उसके वो जब अपनी सोर्स से निकलती है तो वो चारों तरफ मूव करती है, यानी कि ऑल थ्री डायमेंशंस जो होती हैं उनमें वो मूव करती है। तो इसलिए फिर हम इसको पार्शियल के साइन के साथ सॉल्व करते हैं, यही फैराडे लॉ के लिए वैलिड है। तो अब ये हमारी इक्वेशन है, उसी तरह से हम बी की लिख लेते हैं। तो बी जो है ये बी एम, और चूंकि ये जेड डायरेक्शन में थी तो इसकी हम लिख लेंगे साइन के, इसको बल्कि हम एक्स डायरेक्शन के साथ ही अज्यूम इस वक्त करेंगे, ओमेगा टी, और ई जो है ये है ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, हमने इस इक्वेशन को बी वाली जो इक्वेशन है उसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, और ई वाली जो इक्वेशन है उसको हमने टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं एक्स के लिहाज से इसको करूं और पार्शियल का साइन यूज करूं, तो ये हो जाएगा बी एम माइनस साइन की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, ये एज इट इज आ गया, और इसके साथ एक के आ गया, यानी कि के एक्स की डिफरेंशिएशन साथ मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की 1 हो गई और के एज इट इज आ गया। और इसमें हम इसको टाइम के लिहाज से करेंगे माइनस कॉस, और ये ओमेगा टी के ऊपर हुई, और टी की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, और ओमेगा माइनस ओमेगा साथ वैसे ही आ गया। इन वैल्यूज को हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हमने प्रूव की है, दैट वाज करली बी बाय करली या पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, और इसके साथ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इजाफी तौर पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इनके अंदर ये पुट कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा बी एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आप देखें कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गए हैं, तो इसको हम प्लस में लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगी, और हम इसको लिखेंगे ई एम साइन कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये ओमेगा साथ आ गया।
और ये EM और BM क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये वैल्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेव है तो ये EM इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और BM जो है वो BM वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। और हम ये M जो सबस्क्रिप्ट है इसको ड्रॉप करके सिंपल E और B भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है वेव की। तो ये कॉज वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, और उसी तरह हम इसको EM ओवर BM या E ओवर B लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट B आ रहा है, और हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा EM ओवर BM और ओमेगा ओवर K इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बल्कि ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ये BM जो है ये EM के नीचे आ गया, तो ओमेगा के और ये पूरी टर्म जो है ये पूरी टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी डिनोमिनेटर में, और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम फिर दोबारा से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा EM ओवर BM इक्वल टू K ओवर ओमेगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। तो जो पहले हमने लिखी थी वो थी EM ओवर BM ओमेगा ओवर K इक्वल टू C। ये फैराडे लॉ से हमने प्रूव की थी। तो फिर हम इस राइट हैंड साइड को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओमेगा ओवर K नीचे चला गया, और ये म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो मैं इसको सिंपल E ओवर B लिख लेती हूँ, M जो है वो मैं ड्रॉप कर देती हूँ इसके अंदर से। अच्छा, अब ओमेगा ओवर K जो है ये C के इक्वल है, और 1 ओवर म्यू नॉट ओमेगा नॉट ये C स्क्वायर के इक्वल होता है। ओमेगा ओवर K जो है ये C के इक्वल होता है, और 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर के इक्वल होता है। हम इस बात को बेसिकली प्रूव कर सकते हैं कि अलहदा से प्रूव हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको शामिल नहीं कर रहे इस डेरिवेशन में, हम इसको जस्ट अज्यूम कर रहे हैं और इस एक्सप्रेशन को हम यूज कर रहे हैं। ये ऐसे होता है बेसिकली, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन होती है ना, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन C के बराबर होती है वेव मैकेनिक्स में, विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर ये इसके अंदर से ये इसको दोनों साइड्स में पे मैं स्क्वायर कर लूं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल होगा C स्क्वायर के। तो हमने सिर्फ इस रिजल्ट को यहाँ पर एक किस्म का यूज करना है। और इसी तरह से ओमेगा ओवर K भी C के इक्वल होता है। C के दो फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं, और ये दोनों यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने निकाली है ये उसकी फाइनल फॉर्म है। इस फाइनल फॉर्म को हम C की फॉर्म में लिख देते हैं। तो दैट वुड बी, मैं यहाँ पर दोबारा लिखती हूँ, वी हैव E over B equal to 1 over omega over K into mu naught epsilon naught। तो ये जो म्यू नॉट 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ये तो हो गया C स्क्वायर, और ओमेगा ओवर K जो है ये C के इक्वल हो गई। तो हमने इसको कैंसिल किया तो ये बन गया C। सो इट मीन्स कि ये वही एक्सप्रेशन है जो कि हमने फैराडे लॉ से प्रूव की थी, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की जो रेशो है
वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। तो ये एम्पेयर लॉ से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए।